Sairam to all of you. Okay, Mohit is also here. चलो आराम करते हैं आज की क्लास। ओके, अभी मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले, मैं कुछ बताना शुरू करूं उससे पहले कोई सवाल, कोई बात? नो? ओके मोहित, आपने वो कथा संसार का शेयर किया था लिंक, आपने खुद देखा कुछ एक कथाएं देखी क्या? कथाएं थी तो सही, लेकिन मैम उनको बिलीव करना मुश्किल है। क्यों? मतलब वो लोक कथाएं थी ना मैम, जैसे एक रहता है, एक रानी थी, वो बोल नहीं पाती, तो एक लड़का था, वो उसके लिए इलाज, लड़की चलती है, वो बोलने लगती है। अच्छा, तो लेकिन ये तो फिर इतनी सी कथा। मैम मैं और ढूंढ लूंगा। अच्छा, है ना? चलो ना, कोशिश करते हैं अपन, ठीक है? तो आज जैसा अभी आप हमसे पूछ रहे थे ऑफलाइन में, उपन्यास की बात हम कर रहे थे, एम आई राइट मोहित एंड अदिति, है ना? यस मैम। तो आज हम क्यों ना उपन्यास के तत्व देखें। हमने कहानी के तत्व जान लिए, हमने कविता के तत्व जान लिए, आज हम उपन्यास के तत्वों की चर्चा करते हैं, ठीक है? प्लीज सी केयरफुली। Is it visible? यस मैम। तो कौन पढ़ेगा? चलो मोहित आप ही शुरू करो। दिख रहा है बेटा? मोहित पढ़ सकते हैं? यस मैम। उपन्यास के तत्व। संपूर्ण उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है वे कथावस्तु कहलाते हैं। यह उपन्यास की आधारभूत सामग्री है जो लेखक अपनी आवश्यकता अनुसार विस्तृत जीवन क्षेत्र से चुनता है। इसके चुनाव में लेखक के लिए पहली आवश्यकता यही होती है कि वे जीवन के ऐसे मार्मिक एवं रोचक प्रसंगों, घटनाओं और परिस्थितियों का चयन करें जो रुचिकर और प्रेरणाप्रद हो। यथार्थ जीवन से कथावस्तु को चुने जाने के कारण उपन्यासकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कपोल कल्पित न लगे तथा उसमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि हो। कथानक की ही उपन्यास की वह पूरी प्रक्रिया है जिस पर उपन्यास की विशेषता निर्भर करती है। ओके, यहाँ तक में बेटा, कथानक यहाँ तक सबको समझ आया क्या? कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात जो अस्पष्ट हो? नो? कपोल कल्पित माने? बताओ, आप लोगों को पता है तो बताओ। मोहित? मैम जो बिलीव करने में डिफिकल्ट हो। हाँ, अविश्वसनीय, पूर्ण रूपेण कल्पना पर आधारित, ठीक है? तो कपोल कल्पित ना लगे, उसमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि हो, और कथानक, जो उपन्यास का कथानक है वो इस तरह का हो कि लोगों को उसमें अपना जीवन दिखाई दे, वास्तविकता दिखाई दे, जो प्रसंग हो वो मार्मिक हो, रोचक हो और विश्वसनीय हो, रुचिकर हो, प्रेरणाप्रद हो। स्पष्ट? सभी को समझ आया? क्लियर है सभी को? अदिति एंड सुधांशु क्लास में है या नहीं इस समय? यस मैम। ओके, जहां तक अभी मोहित ने बताया वो समझ आया बेटा?
यस मैम। ओके ठीक है, अब आगे पढ़े मोहित। कथानक चाहे जहाँ से भी ग्रहण किया किया जा सके, इतिहास, पुराण, जीवनी, अनुश्रुति, विज्ञान, राजनीति इत्यादि, लेकिन उपन्यास का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपनी कथावस्तु का निरूपण करते समय जीवन के प्रति सच्चा और ईमानदार हो, अर्थात उसकी कृति में मानव जीवन और मानव स्वभाव का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सार्वभौमता उसका अनिवार्य गुण है। जब तक वह मानव जीवन के संघर्षों, उसकी कामनाओं और आकांक्षाओं, उसके राग द्वेषों, अभावों आदि का चित्रण नहीं करेगा, तब तक उसकी कृति का महत्व नहीं होगा। अभिजात्य कुलों और संपन्न परिवारों का जीवन ही सघन, घटना संकुल, संघर्षशील और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। गरीब साधारण व्यक्तियों के जीवन में भी ये सब बातें पाई जाती हैं। साधारण व्यक्ति और उसका जीवन भी हो सकता है। उपन्यासकार के लिए कथावस्तु चुनने की एकमात्र कसौटी यह है कि वह जीवन को समग्र और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करे। ठीक है, अब यहाँ तक रुकेंगे। यहाँ तक में से जो भी बात अस्पष्ट हो, समझ नहीं आई हो, पहले वो पूछेंगे। सार्वभौम पढ़ा था ना आपने मोहित? यस मैम, इसका मतलब नहीं पता। अच्छा, किसको पता है? अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दें तो सार्वभौम माने यूनिवर्सल। अब यहाँ क्योंकि है सार्वभौमता, यूनिवर्सलिटी। अब बताओ मतलब मोहित। अभी भी समझ में नहीं आया? मैम आप हिंदी में ही बता दो। अच्छा अच्छा, जैसे कोई भी बात है ना, वो यूनिवर्सल लेवल पे सबको समझ में आए, सबके काम की हो। जो उपन्यास लिखा जा रहा है ना, उसका ऐसा नहीं हो कि एक क्षेत्र विशेष से ही संबंध है, केवल वहीं के लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग है और प्रेरणाप्रद है। सार्वभौमता अनिवार्य गुण होना चाहिए, चाहे कोई उसे किसी एक स्टेट में पढ़े, पूरे देश में पढ़े या विदेश में पढ़े, सभी के लिए वो रेलिवेंट हो, अच्छा हो, प्रेरणादायी हो, इस तरह से। ठीक है, तो उसमें दिया कि कथावस्तु का निरूपण करते समय जीवन के प्रति सच्चा और ईमानदार हो, उसकी कृति में मानव जीवन का सच्चा चित्र दिखाई दे, सार्वभौमता हो, यानी सभी के लिए वो प्रेरणाप्रद हो। जब तक वह मानव जीवन के संघर्ष, कामनाओं, आकांक्षाओं, राग द्वेष, उनके अभावों का चित्रण नहीं करेगा, तब तक उस कृति का कोई महत्व नहीं होगा। जैसा आपने ऊपर भी कहा, यदि पूर्णतः कपोल कल्पित कहानी होगी तो पाठक उसे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अभिजात्य कुलों और संपन्न परिवारों का जीवन ही हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि अभिजात्य माने होता है जो बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत अमीर घरों के लोग हैं। तो यदि हम केवल उन्हीं के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखते हैं तब ये सफल होगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। उपन्यास का जो नायक है, जो केंद्र बिंदु है, वो साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो अब इसका आखिरी वाला अनुच्छेद पढ़ो कथावस्तु का। कथा प्रसंग चयन के बाद लेखक को चाहिए कि वह अपनी कथा सामग्री को क्रमबद्ध, सुसंबद्ध रूप में सुनियोजित करे। कथा नियोजन इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक की उत्सुकता और जिज्ञासा आरंभ से लेकर अंत तक बनी रहे। कथा सूत्रबद्ध होनी चाहिए तथा सभी प्रासंगिक और अवान्तर कथाएं मुख्य कथा से जुड़ी होनी चाहिए। कथानक में इन तीन गुणों का होना आवश्यक है: रोचकता, संभाव्यता, मौलिकता। इस तरह का इस तरह कहा जा सकता है कि कथानक रोचक, सुसंबद्ध, गतिशील, उत्साहवर्धक, मौलिक तथा स्वाभाविक जीवन वृत्तियों से पूर्ण होना चाहिए। ओके गुड, वेरी गुड। तो अभी आपने जितना जाना कथानक को लेकर, आपने जो लास्ट में पढ़ा ना, अभी कथानक में 3 गुण होने चाहिए, तो ये ना, चाहे वो कहानी का कथानक हो या नाटक का कथानक हो
या उपन्यास का कथानक। प्रत्येक कथानक में रोचकता होनी चाहिए, संभाव्यता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट सुधांशु आप पढ़ेंगे अगला तत्व। पात्र अथवा चरित्र चित्रण। उपन्यास में पात्र वह मूल शक्ति है जिसके सहारे जीवन, यथार्थ या परिस्थितियों का ब्यौरा दिया जाता है। अर्थात उपन्यास के भीतर परिस्थितियों को धारण करने वाला पात्र कहलाता है। पात्र जितने सजीव और यथार्थ जीवन में से संबंध होंगे, उपन्यास उतना ही आकर्षक होगा। अतः जहाँ तक संभव हो सके सभी पात्रों का सजीव चरित्र चित्रण होना चाहिए। पात्रों के कार्यों और विचारों का पाठक के मानस पटल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना चाहिए। उपन्यासकार की महानता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके पात्र कितने समय तक पाठक की स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं तथा उसकी भावना को किस हद तक प्रभावित करते हैं। वे पात्र जो देश काल की सीमा पार कर पाठकों के चित्त में स्थायी रूप से बस जाते हैं, अमर पत्र कहलाते हैं। जैसे जैसे हेमलेट, सूरदास, होरी आदि। उपन्यासकार की महानता की एक कसौटी ये भी है कि वे अपनी कृतियों में चरित्र की कितनी विविधता दे सकता है। उसके चरित्र चित्रण की सीमाएं क्या हैं, उसके पात्रों में कितना विस्तार और कितनी गहराई है। इस प्रकार उपन्यासकार की पात्र सृष्टि स्वाभाविक, यथार्थ, सजीव और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक में से कोई सवाल, कोई प्रश्न? और सुधांशु ये जो शब्द है ना बेटा, ये संबद्ध है, ठीक है? एक शब्द होता है संबंध जिसका माने होता है रिलेशन, और संबद्ध यानी जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, रिलेटेड, ठीक है? ओके, आगे पढ़िए। चरित्र चित्रण में उपन्यासकार उस प्रभाव को ही अंकित नहीं करता जो बाह्य परिस्थितियों के द्वारा पात्रों पर पड़ता है। प्रयुक्त वे पात्रों ये शब्द है प्रत्युत। यस मैम। प्रत्युत का आशय होता है बल्कि, ठीक है? प्रत्युत का भी चित्रण करता है। आजकल उपन्यासकार में इस प्रकार के अंतर्द्वंद को ही महत्व दिया जाता है। उपन्यास में चरित्रों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, वर्गगत और व्यक्तिगत पात्र। उदाहरण के लिए गोदान में राय साहब और अज्ञे का शेखर वर्गगत एवं व्यक्तिगत पत्र है। आदर्श और पात्र होगा, यहाँ पे पत्र लिखा है ना, पात्र है। ओके मैम। आदर्श और यथार्थ चरित्र। आदर्श पात्र में गुणों की प्रधानता होती है, जबकि यथार्थ पात्रों में अच्छाई बुराई दोनों का समन्वय होता है। स्थिर और गतिशील चरित्र। क्रमश गोदान का होरी तथा सेवा सदन का विनय गतिशील एवं स्थिर पात्र है। किसी भी उपन्यास में सफल चरित्र चित्रण के लिए मानव स्वभाव का सामान्य ज्ञान, मनुष्यों के अंतर मन का परिचय, उसके भावों, विचारों, राग द्वेषों, अंतर संघर्षों की जानकारी के अतिरिक्त सहानुभूति, कल्पना शक्ति तथा वर्ग विशेष की जानकारी अपेक्षित है। घटनाओं और पात्रों के बीच तारतम्यता का होना भी आवश्यक है। घटनाएं ऊपर से थोपी या आकस्मिक प्रतीत न हो, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं से उद्भूत होती प्रतीत हो, और पात्र लेखक की मैं ऊपर करना कठपुतली मात्र ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व वाले हों। हाँ, स्वतंत्र अस्तित्व वाले हों। परिस्थितियां पात्रों को एक विशिष्ट दिशा में उन्मुख होने की प्रेरणा दे तो पात्र परिस्थितियों को बदलने में, घटनाओं को नया मोड़ देने में समर्थ हो। ना तो घटनाएं और कार्य पात्र की प्रकृति और परिस्थिति के प्रतिकूल हो, और ना पात्र परिस्थितियों से अलिप्त तथा असामान्य प्रतीत हो। ओके, ये जो आखिरी वाली लाइन है ना, इसका आशय यही है कि जो कथानक है, कथानक यदि कपोल कल्पित नहीं होगा तो पात्र भी ऐसे नहीं होंगे। क्या कहा कि ऐसे पात्र ना हो जिनके ऊपर परिस्थिति का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, जो सुपरमैन या सुपर हीरो के जैसे कुछ भी। तो जो रियल लाइफ में
या रियल लाइफ से कनेक्टेड जो पात्र उपन्यासकार ने अपनी उपन्यास में उद्धृत किए हैं, उनका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है, तो वो जो पात्र है वो घटनाओं और परिस्थिति से प्रभावित प्रतीत हो। और अभी बहुत अच्छी बात कही कि यदि हमें उपन्यास के पात्र को विशेष और प्रभावशाली दिखाना है तो परिस्थितियों को बदलने में वह सक्षम हो। ठीक है, और कोई बात जो आपको समझनी हो? एक है यहाँ पे घटनाओं और पात्रों के बीच तारतम्यता होनी चाहिए, यानी जो कुछ हो रहा है और पात्रों का जो फिर एक्शन है, पात्रों की जो प्रतिक्रिया है, दोनों में आपस में परस्पर संबंध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घटना परिस्थिति कुछ और है, पात्र की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो डिफरेंट है। तो ऐसा होगा तो उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसको समझने में, उसको पढ़ने में पाठक का रुझान नहीं रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अदिति है क्या क्लास में? यस मैम। कथोपकथन आप पढ़िएगा। कथोपकथन। उपन्यास में कथोपकथन से तात्पर्य है दो या दो से अधिक पात्रों का परस्पर वार्तालाप। कथोपकथन के प्रमुख उद्देश्य हैं पात्रों का चरित्र चित्रण, कथानक के प्रवाह में सहायता प्रदान करना तथा घटनाओं में तीव्र गति का संचार करना। कथोपकथन जितने पात्रानुकूल, स्वाभाविक, अभिनयात्मक, संक्षिप्त, सरल एवं प्रभावी होंगे, घटनाओं एवं चरित्रों में उतनी ही सजीवता आएगी। चुस्त, चुटीले एवं प्रसंगानुकूल कथोपकथन से कृति में एक विशेष गरिमा का संचार होता है। लेखक का कौशल अन्य बातों में तो परखा ही जाता है, कथोपकथन में खास रूप से परखा जाता है। यदि उपन्यास में कथोपकथन रोचक, स्वाभाविक, सहज, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल हो, उनसे उपन्यास में नाटक की सी विशदता, सजीवता और यथार्थता आ जाती है। किंतु कथोपकथन का अधिकाधिक प्रयोग करने से स्थान पर विवेकपूर्ण एवं स्वदेश्य प्रयोग होना चाहिए। यदि लेखक में कुशल कथोपकथन योजना की क्षमता है तो वह विश्लेषण, मत प्रतिपादन तथा अपनी ओर से कार्य कारण मीमांसा का काम कथोपकथन से ही ले सकता है। कथोपकथन की भाषा ही पात्रानुकूल नहीं होनी चाहिए, वरन उसका विषय भी पात्रों की मानसिक धरातल के अनुरूप होना वांछनीय है। लेखक कभी-कभी निजी सिद्धांतों के उद्घाटन और गूढ़ तथा विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर सकते। उन सिद्धांतों के उद्घाटन के लिए वैसे ही पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए। हाँ, बताएं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा शब्द है जो जानना चाहते हैं? एक बार ध्यान से देखो, समझ में आया आपको? ये वाला कथोपकथन समझ में आया सभी को? क्लियर टू ऑल? यस और नो, कुछ तो बोलो। ये चुस्त, चुटीले एवं प्रसंगानुकूल का अर्थ बताना। हाँ, क्योंकि मुझे तो इसमें काफी सारे ऐसे शब्द दिख रहे हैं जो आपको पूछने चाहिए। चुस्त हूं यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं बिल्कुल फिट, डायलॉग्स इस तरह के हों कि एकदम फिट हो। चुटीले का मतलब होता है, यहाँ चुटीले का मतलब चुटिया से नहीं बना है, यहाँ चोट से बना है। तो चोट करने वाले, यहाँ चोट करना माने
किसी को घायल नहीं करना, यानी आपके दिल को छूने वाले, प्रसंगानुकूल जिस तरह की कथा है, जिस तरह के पात्र है, उनके जो डायलॉग है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कथा कुछ और चल रही है, पात्र आपका जो आपने जिस तरह का पात्र बताया है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन उसकी जो डायलॉग्स हैं वो इस तरह के लग रहा है कि ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, या फिर आपका जो जिस पात्र का डायलॉग है अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी वाले बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह से अगर होगा तो इससे जो उपन्यास है उसकी गरिमा पर असर पड़ता है। तो जो डायलॉग्स हैं वो चुस्त हो, चुटीले हो, प्रसंगानुकूल हो, यानी फिट हो और इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या शब्द आया था, प्रतिपादन करना, मत प्रतिपादन, तो वह विश्लेषण। यदि कथोपकथन की योजना में, डायलॉग्स लिखने में यदि लेखक पारंगत है तो वह अपने उपन्यास के उद्देश्य को बहुत अच्छे से पाठकों के बीच रख पाता है। उसका जो मत प्रतिपादन है, यानी उसका मत यानी जो जो ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है, जो वो मैसेज देना चाहता है, जो वो कार्य कारण बताना चाहता है किसी भी घटना के पीछे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो ये बड़े आराम से वो कर सकता है बिना भूमिका बनाए, डायरेक्ट अपने डायलॉग से। तो डायलॉग जो होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स होने चाहिए, वांछनीय होने चाहिए, पात्रों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना वांछनीय है। वांछनीय मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है। और एक शब्द आया मोह संवरण। कई बार अपने ज्ञान के प्रदर्शन के कारण जो उपन्यासकार है, वो कठिन शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। कभी कभी निजी सिद्धांतों के कारण, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के कारण उपन्यासकार बहुत क्लिष्ट बनाकर, बहुत कठिन बनाकर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो मोह संवरण करना माने वो अपना मुंह रोक नहीं पाते, अपनी इस आदत को वो रोक नहीं पाते। उन सिद्धांतों के उद्घाटन के लिए फिर पात्र भी वैसे ही होने चाहिए, यानी ये ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरह का कथानक है, जिस तरह के पात्र हैं, डायलॉग्स वैसे ही। क्लियर? चलो ओके। अभी ऋतु है क्या क्लास में? नो? नरेंद्र? चलो देश काल और वातावरण, और देखो भी पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं। देश काल वातावरण, फिर भाषा शैली, उद्देश्य। अब बताओ मोहित या अदिति या सुधांशु, कोई भी। अब आपको दिख रहा है कि कहानी के अलावा भी कोई पॉइंट है क्या इसमें? कहानी के अलावा भी कोई पॉइंट है क्या? मोहित, एक एक का नाम लेके बोलना पड़ता है वरना बिल्कुल बोलते ही नहीं, चुप होके बैठ जाते हो। मैम कोई है ही नहीं, अब तो 2 ही बचे हैं। नहीं, मेरा आपसे कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना कि उपन्यास के तत्व हमने डिस्कस नहीं किए, मैं आपको ये बता रही थी कि कहानी के जो तत्व होते हैं वही उपन्यास के तत्व होते हैं। Am I right? Yes, ma'am. नाटक में एक एक्स्ट्रा तत्व जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं अभिनेता या अभिनेता। बाकी कहानी
किसी भी जीवन की किसी के भी जीवन की घटना का एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है, छोटे अंश का प्रस्तुतिकरण है। इसकी अपेक्षा उपन्यास विशद जीवन का विशद चित्रण है, एक बड़े स्वरूप का चित्रण है। ये मुख्य अंतर है। अदरवाइज कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथानक, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सब में होता है। शीर्षक कहानी में भी होता है और उपन्यास में भी होता है। ठीक है, तो अभी मुझे क्लास में केवल आप और अदिति दिख रहे हो बस। ऋतु भी नहीं है, नयन भी नहीं है, सुधांशु भी नहीं है। ओके, तो हमने यहां तक जान लिया देश काल और वातावरण। मोहित पढ़ दो, ये देश काल वातावरण पढ़ दो, जिसे कुछ छूट रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। भाषा शैली और उद्देश्य अदिति। ठीक है, देश काल एवं वातावरण। देश का वातावरण। उपन्यास में देश का वातावरण अथवा युग धर्म की सजीवता भी आवश्यक आवश्यक है। इसी कारण लेखक अपने उपन्यास में युग विशेष और देश विशेष की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, आचार विचार, संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा पर प्रकाश डालता है, जिससे उसका उपन्यास वास्तविक और सजीव बन जाए। पात्रों के कथन, क्रिया कला, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, सब में युग धर्म की स्वाभाविकता झलकनी चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास और प्रेमचंद के सामाजिक उपन्यास युग धर्म की सजीव झांकियां प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः उपन्यासकार मानव जीवन का चित्रण है, जिसमें प्रधानतः मनुष्य के चरित्र का सजीव वर्णन रहता है। निश्चय है कि मनुष्य का संबंध अपने युग, समाज, देश और परिस्थितियों से रहता है, अथवा मानव के चरित्र की पृष्ठभूमि में देशकाल का चरित्र उसका आवश्यक अंग है। जितनी ही वास्तविक पृष्ठभूमि में चरित्रों को प्रकट किया जाएगा, उतनी ही गहरी विश्वसनीयता का भाव जगाया जा सकता है। उस पृष्ठभूमि के बिना हमारी कल्पना को ठहरने की कोई भूमि नहीं मिलती, और न हमारी भावना ही रमती और विश्वास करती है। परिस्थिति अथवा पृष्ठभूमि का चित्रण दो रूपों में होता है। एक तो समान और अनुकूल रूप में, दूसरे चरित्रों के लिए विषम और प्रतिकूल रूप में। पात्रों और उद्देश्य के अनुरूप उपन्यासकार दोनों ही स्थितियों का चित्रण कर हमारी कल्पना और अनुभूति को सजग करता है। सामाजिक उपन्यासों में तो लेखक प्रायः अपने युग की देखी सुनी और अनुभूत पृष्ठभूमि देख लेता है, और पाठक के समसामयिक होने के कारण उसको जांचने और विश्वास करने का अवसर रहता है। आगामी युगों के पाठकों के लिए तो सामाजिक उपन्यासकार सामाजिक और संस्कृति इतिहास की सामग्री प्रदान करता है। अतः मेरा तो विश्वास यह है कि यदि उपन्यासकार अपने समाज का अत्यंत यथार्थ, यहाँ तक कि ऐतिहासिक यथार्थता को ध्यान में रखकर वास्तविक जीवन का चित्रण करता है, तो वह न केवल साहित्य की सृष्टि करता है, वरन सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास के लिए भी सामग्री तैयार करता है या पृष्ठभूमि बनाता है। सामाजिक उपन्यासकार की अपेक्षा अधिक कठिनाई ऐतिहासिक उपन्यास की युग की पृष्ठभूमि का चित्रण करने में उपस्थित होती है। यस, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यासकार को वो जिस समय का उपन्यास लिख रहा है उस समय की विशेष बातों को बड़े ध्यान से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, गुड। इससे आगे और कंप्लीट कीजिए। इस तरह कथानक को वास्तविकता का आवाज देने के साधनों में वातावरण मुख्य है। उसके लिए स्थानीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। वर्णन में देश विरुद्धता और कल विरुद्धता के दोष नहीं आने चाहिए। देश काल चित्रण का वास्तविक उद्देश्य कथानक और चरित्र का स्पष्टीकरण है, अतः उसे इसका साधन ही होना चाहिए, स्वयं साध्य न बन जाना चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों का संयोजन रचार्थक का भी आभास देता है और भावों की उद्दीप्त भी करता है। अतः स्थानिक विशेषताओं का ध्यान रखते हुए प्रकृति भावानुकूल पृष्ठभूमि देना उपन्यास की रोचकता की वृद्धि में सहायक होता है। ओके ओके, अच्छा, इस शब्द का मीनिंग मालूम है सभी को? उद्दीप्त करना, भावों को उद्दीप्त करना। यस और नो? नो मैम। ठीक है, भावों को उद्दीप्त करना माने आपकी भावनाओं को जगाना।
उनको बल प्रदान करना, ठीक है, आपके इमोशंस को प्रभावित भी करना और उनको बढ़ाना भी, ठीक। ओके अदिति, आप सुन पा रहे हो हमें? यस मैम। ओके, भाषा शैली पढ़ दीजिए आप, फिर उद्देश्य पढ़ के आगे बढ़ते हैं। बस भाषा शैली। वस्तुतः उपन्यासकार भाषा शैली के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को अभिव्यंजित करता है। भाषा में सरलता, स्वाभाविकता, सजीवता, भावानुरूपता, प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविक अलंकरण, लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि कलात्मक प्रयोग व भाषा शैली, प्रत्यक्ष शैली, पत्र शैली, पूर्व दीप्ति शैली में से किसी एक शैली का प्रयोग कर सकता है। अच्छा ओके, जितनी यहाँ रुकेंगे। स्वाभाविक अर्थात अदिति यहाँ रुकेंगे, बताइए कौन सा शब्द नया लगा अभी आपको? मैम ये पूर्व दीप्ति वाला। ओके, पूर्व दीप्ति का कोई बताए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बताओ मोहित। नहीं पता। अच्छा, फ्लैशबैक पता है? यस मैम। वो फ्लैशबैक, पूर्व माने बैक, दीप्ति माने फ्लैश। क्लियर? ये भूलना नहीं इसको। तो कई बार क्या होता है उपन्यासकार में ना, फ्लैशबैक में चलता है ना, तो प्रत्यक्ष शैली माने डायरेक्ट, और पत्र शैली यानी किसी को लेटर लिखते हुए कुछ याद दिलाना, और पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक में। क्लियर? चलो आगे बढ़ो अदिति। जितनी स्वाभाविक अर्थात पात्रानुकूल और स्थिति के अनुरूप शैली होगी, उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। उपन्यास की शैली संकेतात्मक न होकर विवृतात्मक होती है, क्योंकि उसे पूर्ण वातावरण और उसमें रस और भावों की सृष्टि करनी होती है। अतः पात्र की शिक्षा, संस्कृति और मानसिक धरातल के अनुरूप ही उसकी भाषा होनी चाहिए। इसके लिए पांडित्यपूर्ण व्यंग्ययुक्त भाषा से लेकर ठेठ प्रादेशिक व्यंग युक्त भाषा से लेकर ठेठ प्रादेशिक और ग्राम्य भाषा तक का प्रयोग यथावश्यक रूप से किया जाता है। शैली के संबंध में सामान्य रूप से ये बातें ध्यान में रखने पर भी एक उपन्यासकार की शैली दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक का अपना निजी अनुभव, क्षेत्र, वातावरण, संस्कार एवं शिक्षा होती है। अतः जीवन को देखने और उसको चित्रित करने के अपने निजी ढंग हैं। निजीपन के होते हुए भी स्वाभाविकता और प्रभाव शैली की विशेषताएं होनी चाहिए। ओके गुड। चलो यहाँ तक में कोई और बात, कोई और प्रश्न आया मन में? संकेतात्मक ना होकर विवृतात्मक होनी चाहिए, यानी विवरण प्रधान होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अच्छे से। पांडित्यपूर्ण का मतलब होता है ज्ञान का प्रदर्शन, ठीक है, ज्ञान से परिपूर्ण, क्लिष्ट शब्दावली। चलिएगा, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो उद्देश्य। साहित्य की सभी विधाओं का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। उपन्यास भी उससे वंचित नहीं है। साहित्य आनंद प्रदान करता है, किंतु वह सस्ते मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता। उपन्यासकार को अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि वह उपदेशात्मक न दिखे, बल्कि पाठक अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार निष्कर्ष निकाले। उपन्यास का गठन इस प्रकार से होना चाहिए उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद के अनुसार
उपन्यास में युगीन समस्याओं का चित्रण करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिससे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता हुआ दिखाई पड़ता है। अतः मनुष्य के अनुभव की गहराई और उसे समृद्ध करने का सार्थक प्रयत्न किसी भी उपन्यास का सार्थक उद्देश्य माना गया है। कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी तत्वों के प्रयोग से ही उपन्यासकार अपने उद्देश्य में सफलता पा सकता है। निर्मल वर्मा जी के शब्दों में, उपन्यास का गठन लेखक तैयार नहीं करता, स्वयं उसकी दृष्टि उसे निर्धारित करती है। जैसे नदी पहले अपना पाठ तैयार करके नहीं बहती, स्वयं बहने के दौरान उसका पाठ बनता जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लाइन। ठीक है, कि उपन्यास का जो उपन्यासकार होता है या जो लेखक होता है, वो अपने उपन्यास के लिए बहुत सारी बातें हैं जो वो पहले से नहीं सोचता। जब वो कथानक को चुनता है, पात्रों की सृष्टि करता है, कथोपकथन निर्धारित करता है, देश काल वातावरण पर दृष्टि डालता है, अपने आप ही उसे दिशाएं दिखने लगती हैं, उसे उद्देश्य मिलने लगता है। जैसे एक नदी अपने किनारे पहले नहीं बनाती, पाठ का मतलब है किनारे, पहले नहीं बनाती, जब नदी बहना शुरू करती है तब किनारे अपने आप बनते जाते हैं। चूंकि आधुनिकता बताती है कि अस्तित्व हमेशा संघर्ष से बनता है, इसीलिए उपन्यासकार ये समझता है कि जीवन की वास्तविकता सनातन है, शाश्वत। जीवन की वास्तविकता सनातन और शाश्वत भाव में नहीं, अपितु संघर्ष करते हुए मूल्यों की सृष्टि करने में, रचना करने में है। अतः उपन्यास का यथार्थ के साथ अनिवार्य रिश्ता माना गया है। उपन्यास में व्यक्ति और समाज को जितनी सफलतापूर्वक चित्रित किया जाता है, उतना किसी भी अन्य साहित्यिक विधा के द्वारा नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उपन्यास को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। यही कारण है कि उपन्यास आधुनिक जीवन का महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। तो उपन्यास की कुछ है ना, जो एक क्लैरिटी है उसके तत्वों को लेकर, उसकी बातों को लेकर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक, शांति पाठ करें। ओके, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम साई राम। साई राम।